हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में गैस जायंट से परे बर्फीले पिंडों और बौने ग्रहों का एक क्षेत्र है। उनमें से एक है प्लूटो, एक खगोलीय पिंड जिसने 1930 में अपनी खोज के बाद से खगोलविदों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों को समान रूप से मोहित किया है। प्लूटो की खोज खगोल विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर था। इसने पहली बार नेपच्यून से परे एक दुनिया पाई गई थी। यह खोज क्लाइड टॉमबॉग ने की थी, जो फ्लैगस्टाफ एरिजोना में लॉवेल वेधशाला में काम करने वाले एक युवा खगोल शास्त्री थे। टॉमबॉग को एक काल्पनिक ग्रह एक्स की खोज का काम सौंपा गया था, जिसके बारे में माना जाता था कि वह यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं को खराब कर रहा है। एक ब्लिंक तुलनित्र नामक उपकरण का उपयोग करते हुए टॉमबॉग ने श्रमसाध्य रूप से आकाश के एक ही क्षेत्र की फोटोग्राफिक प्लेटों की तुलना की, जो अलग अलग समय पर ली गई थी। वह ऐसी किसी भी वस्तु की तलाश कर रहा था जो सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ चलती हुई दिखाई दे। 18 फरवरी 1930 को टॉमबॉग की दृढ़ता रंग लाई। उन्होंने प्रकाश के एक धुंधले बिंदु पर ध्यान दिया, जिसने उस वर्ष के 23 और 29 जनवरी को ली गई प्लेटों के बीच अपनी स्थिति बदल दी। प्रकाश का यह छोटा सा धब्बा दूरबीन में बमुश्किल दिखाई देता है, बाद में प्लूटो के रूप में जाना जाने लगा। प्लूटो की खोज को वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता द्वारा समान रूप से बहुत उत्साह के साथ प्राप्त किया गया था। इसे हमारे सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर स्थित एक दूर और रहस्यमय दुनिया है। प्लूटो की खोज ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को जगा दिया। ये ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य का प्रतीक बन गया। हालांकि एक ग्रह के रूप में प्लूटो की स्थिति लंबे समय तक अपरिवर्तित नहीं रहेगी। 7 दशकों से भी अधिक समय तक प्लूटो ने हमारे सौर मंडल के 9वें ग्रह का खिताब अपने नाम किया। हालांकि 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में बाहरी सौर मंडल में तुलनीय आकार की अन्य वस्तुओं की खोज के साथ इसकी ग्रह स्थिति पर सवाल उठाया गया था। इसने खगोलीय समुदाय के भीतर एक ग्रह की परिभाषा और क्या प्लूटो वास्तव में मानदंडों को पूरा करता है, इस बारे में बहस छेड़ दी। 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IU खगोलीय पिंडों और घटनाओं को परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार संगठन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने एक ग्रह की एक नई परिभाषा स्थापित की, जिसका प्लूटो के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। IU के अनुसार एक खगोलीय पिंड को ग्रह के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 3 मानदंडों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, यह सूर्य के चारों ओर कक्षा में होना चाहिए। दूसरा, इसके पास कठोर शरीर बलों को दूर करने के लिए अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए, ताकि यह एक हाइड्रोस्टेटिक संतुलन या लगभग गोल आकार ग्रहण कर सके। तीसरा, इसने अपनी कक्षा के आसपास के पड़ोस को साफ कर दिया होगा। प्लूटो पहले 2 मानदंडों को पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा करता है और आकार में लगभग गोल है। हालांकि यह तीसरे मानदंड को पूरा करने में विफल रहता है। प्लूटो की कक्षा अन्य कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स केबोस से आबाद है, बर्फीले पिंड जो नेपच्यून से परे स्थित हैं। इसका मतलब है कि प्लूटो ने अपने कक्षीय पड़ोस को अन्य वस्तुओं से साफ नहीं किया है। इस नई परिभाषा के परिणाम स्वरूप IAU ने प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया। प्लूटो को पुनर्वर्गीकृत करने के निर्णय को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। कुछ खगोलविदों और जनता के सदस्यों को प्लूटो को अपना ग्रह का दर्जा खोते हुए देखकर निराशा हुई। दूसरों ने तर्क दिया कि खगोलीय पिंडों के लिए एक सुसंगत और वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ वर्गीकरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए IAU का निर्णय आवश्यक था। एक बौने ग्रह के रूप में प्लूटो के पुनर्वर्गीकरण के बावजूद इस दूर की दुनिया में रुचि बनी रही। 2006 में नासा ने प्लूटो और उसके चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। न्यू होराइजन्स मिशन मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण था। अंतरिक्ष यान ने सौर मंडल के पार 9 साल की यात्रा शुरू की, अपने साथ प्लूटो की सतह, वायुमंडल और चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए वैज्ञानिक उपकरणों का एक सूट लेकर। जुलाई 2015 में 3 अरब मील से अधिक की यात्रा करने के बाद न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के सबसे करीब पहुंच बनाई। अंतरिक्ष यान ने प्लूटो की सतह के 7,800 मील या 12,550 किलोमीटर के भीतर उड़ान भरी। इस दूर की दुनिया की पहली उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर किया। न्यू होराइजन्स द्वारा पृथ्वी पर वापस भेजी गई छवियों ने आश्चर्यजनक रूप से विविध और भौगोलिक रूप से सक्रिय दुनिया का खुलासा किया। न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान किया। इस एक बार गूढ़ बौने ग्रह की
हमारी समझ में क्रांति ला दी। अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र किए गए डेटा का वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है, जो प्लूटो और बाहरी सौर मंडल के गठन और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। न्यू होराइजन्स मिशन ने आश्चर्यजनक विविधता और जटिलता की दुनिया का अनावरण किया। प्लूटो की सतह अलग अलग भूभागों की एक टेपेस्ट्री है, प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। प्लूटो की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका दिल के आकार का क्षेत्र है, जिसे अनौपचारिक रूप से टॉम्बॉग रेजियो नाम दिया गया है। यह विशाल उज्ज्वल क्षेत्र नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ से ढका है। टॉम्बॉग रेजियो को 2 पालियों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक की अपनी अलग विशेषताएं हैं। पश्चिमी लोब, जिसे स्पुतनिक प्लैनेटिया के रूप में जाना जाता है, एक विशाल चिकना मैदान है जिसे एक विशाल प्रभाव बेसिन माना जाता है। पूर्वी लोब अधिक ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें पहाड़ 11,000 फीट या 3,500 मीटर तक ऊंचे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पहाड़ पानी की बर्फ से बने हैं, जो नाइट्रोजन बर्फ की तुलना में कठोर है, जो प्लूटो की सतह के अधिकांश भाग को कवर करती है। प्लूटो की सतह भी भूगर्भीय गतिविधि के एक लंबे इतिहास का गवाह है। बड़े और छोटे दोनों प्रकार के क्रेटर बौने ग्रह की सतह को डॉट करते हैं, जो पिछले प्रभावों का प्रमाण प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ क्रेटर नाइट्रोजन बर्फ से भरे हुए हैं, यह सुझाव देते हुए कि प्लूटो ने क्रायोवोल्केनिज्म की अवधि का अनुभव किया होगा, जहां ज्वालामुखी पिघली हुई चट्टान के बजाय बर्फीले पदार्थ से फूटते हैं। प्लूटो की सतह की विशेषताओं की विविधता बताती है कि बौने ग्रह ने आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं के संयोजन से आकार एक जटिल भूगर्भीय इतिहास का अनुभव किया है। भाग 5। प्लूटो का वायुमंडल, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का एक पतला घूंघट। सूर्य से अपने छोटे आकार और दूरी के बावजूद प्लूटो में एक पतला लेकिन गतिशील वातावरण है। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने बौने ग्रह के चारों ओर गैसों के एक क्षीण आवरण का पता लगाया, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना था, जिसमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हाइड्रोकार्बन की मात्रा का पता लगाया गया था। पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में बेहद पतला होने के बावजूद प्लूटो का वायुमंडल आश्चर्यजनक रूप से जटिल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो का वायुमंडल सतह की बर्फ के ऊर्ध्वपातन द्वारा निर्मित होता है, मुख्यतः नाइट्रोजन। जैसे ही इन बर्फों को प्लूटो तक पहुंचने वाली फीकी धूप से गर्म किया जाता है, वे सीधे एक ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है, जिससे अणु वायुमंडल में चले जाते हैं। प्लूटो के वायुमंडल के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक इसकी स्तरित संरचना है। न्यू होराइजन्स के अवलोकनों से विभिन्न ऊंचाई पर अलग अलग धुंध की परतों का पता चला, जो काम पर जटिल वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का सुझाव देते हैं। प्लूटो के वायुमंडल की गतिशीलता को समझना एक खगोलीय पिंड की सतह और उसके आसपास के वातावरण के बीच परस्पर क्रिया में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्लूटो के वायुमंडल के आगे के अध्ययन से वैज्ञानिकों को बाहरी सौर मंडल में बर्फीली दुनिया पर वायुमंडलीय विकास के अपने मॉडल को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी। भाग 6। प्लूटो शेरॉन सिस्टम, 2 बर्फीली दुनिया का नृत्य। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा शेरॉन सिर्फ एक उपग्रह से कहीं अधिक है। यह प्लूटो के साथ गुरुत्वाकर्षण नृत्य में बंद एक खगोलीय साथी है, जो एक बाइनरी सिस्टम बनाता है, जो हमारे सौर मंडल में अद्वितीय है। 1978 में खोजा गया शेरॉन प्लूटो की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बड़ा है। इसका व्यास प्लूटो के व्यास का लगभग आधा है, जो इसे हमारे सौर मंडल में अपने मूल ग्रह के सापेक्ष सबसे बड़ा चंद्रमा बनाता है। प्लूटो शेरॉन प्रणाली को अक्सर डबल ड्वार्फ ग्रह या बाइनरी सिस्टम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोनों पिंड द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा करते हैं, जो प्लूटो के बाहर स्थित है। इसका मतलब है कि शेरॉन वास्तव में पारंपरिक अर्थों में प्लूटो की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि दोनों पिंड अपने बीच अंतरिक्ष में एक बिंदु के चारों ओर नृत्य करते हैं। शेरॉन की सतह प्लूटो से बिल्कुल अलग है। जहां प्लूटो की सतह विभिन्न प्रकार की बर्फों से ढकी हुई है, वहीं शेरॉन की सतह पर पानी की बर्फ का बोलबाला है। प्लूटो पर दिखाई देने वाली विशिष्ट दिल के आकार की विशेषता का अभाव ये बहुत गहरा और अधिक समान रूप भी है। प्लूटो शेरॉन प्रणाली आकाशीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करती है। इस बाइनरी सिस्टम की कक्षीय गतिशीलता और सतह की विशेषताओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक ग्रह प्रणालियों के गठन और विकास की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। भाग 7। कुइपर बेल्ट में प्लूटो का स्थान। कई लोगों के बीच एक बौना ग्रह। प्लूटो कुइपर बेल्ट में रहता है, जो हमारे सौर मंडल का एक विशाल और दूर का क्षेत्र है, जो नेपच्यून की कक्षा से परे फैला हुआ है।
यह क्षेत्र बर्फीले पिंडों की एक विशाल आबादी का घर है जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। कुइपर बेल्ट एक तरह का ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान है जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेषों को संरक्षित करता है। प्लूटो की खोज के बाद से खगोलविदों ने कुइपर बेल्ट में हजारों अन्य वस्तुओं को पाया है, जिनमें से कुछ आकार में प्लूटो के बराबर हैं। इन खोजों से यह एहसास हुआ कि प्लूटो अद्वितीय नहीं है, बल्कि बर्फीले पिंडों की एक विशाल आबादी का सदस्य है जो हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में रहते हैं। कुइपर बेल्ट के अन्य उल्लेखनीय बौने ग्रहों में एरिस, हॉमिया और माकेमेक शामिल हैं। प्लूटो के साथ ये दूर की दुनिया वैज्ञानिकों को प्रारंभिक सौर मंडल की संरचना और गतिशीलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही है। प्लूटो और उसके कुइपर बेल्ट साथियों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल के गठन और विकास की अधिक संपूर्ण तस्वीर एक साथ करने की उम्मीद है। भाग 8, प्लूटो का महत्व। बाहरी सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करना। प्लूटो का महत्व उसकी ग्रह स्थिति से कहीं आगे तक फैला हुआ है। कुइपर बेल्ट के निवासी के रूप में प्लूटो के पास प्रारंभिक सौर मंडल, ग्रहों के निर्माण और बाहरी सौर मंडल की बर्फीली दुनिया को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के सुराग हैं। प्लूटो की अनूठी संरचना इसके नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ के साथ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रासायनिक श्रृंगार में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। बाहरी सौर मंडल में तत्वों के वितरण और बर्फीली दुनिया के निर्माण की प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्लूटो और अन्य कुइपर बेल्ट वस्तुओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्लूटो का वातावरण हालांकि पतला है, एक बौने ग्रह पर वायुमंडलीय पलायन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह समझना कि प्लूटो का वातावरण सौर हवा के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है और गैसें अंतरिक्ष में कैसे जाती है, समय के साथ ग्रहों के वायुमंडल के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। प्लूटो का महत्व न केवल इसमें है जो यह हमें अपने बारे में बता सकता है, बल्कि इसमें भी है कि यह ग्रह विज्ञान के व्यापक संदर्भ और हमारे सौर मंडल के विकास के बारे में क्या प्रकट कर सकता है। जैसे जैसे हम बाहरी सौर मंडल का पता लगाना जारी रखेंगे, प्लूटो निस्संदेह बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करना जारी रखेगा और ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देगा। भाग 9, प्लूटो अन्वेषण का भविष्य। नए मिशन और खोजें इंतजार कर रहे हैं। न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो के अजूबों की एक आकर्षक झलक प्रदान की, लेकिन इसने हमें कई अनुत्तरित प्रश्नों के साथ छोड़ दिया। प्लूटो अन्वेषण का भविष्य नए मिशनों और खोजों का वादा करता है जो इस दूर की दुनिया के रहस्यों को और उजागर करेंगे। वैज्ञानिक प्लूटो के लिए एक मिशन भेजने के लिए उत्सुक हैं जो एक विस्तारित अवधि के लिए बौने ग्रह की परिक्रमा कर सके, जिससे इसकी सतह और वातावरण के अधिक विस्तृत मानचित्रण की अनुमति मिल सके। ऐसा मिशन प्लूटो के भूविज्ञान का अध्ययन करने और अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज के लिए लैंडर या रोवर्स को भी तैनात कर सकता है। एक और दिलचस्प संभावना प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा शेरॉन के लिए एक मिशन है। शेरॉन की अनूठी सतह की विशेषताएं और प्लूटो शेरॉन बाइनरी सिस्टम में इसकी भूमिका इसे भविष्य के अन्वेषण के लिए एक सम्मोहक लक्ष्य बनाती है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ेगी और बाहरी सौर मंडल की हमारी समझ बढ़ेगी, हम आने वाले दशकों में प्लूटो और कुइपर बेल्ट के लिए और भी महत्वाकांक्षी मिशनों की उम्मीद कर सकते हैं। ये मिशन निस्संदेह नए अजूबों को प्रकट करेंगे और ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देंगे, जैसा कि प्लूटो ने लगभग 1 सदी से किया है। प्लूटो की खोज मानव जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।